वो ब्रांड कभी भी ग्रो नहीं करता जो अपनी ईगो से आगे किसी को नहीं समझता। फिजिकली शॉपिंग मैंने देखा है यूएस में भी कम हो गई अब तो, बल्कि अमेजोन ने भी लॉन्च कर दिया कि वो लाइन में लगने की जरूरत नहीं, जाए और सामान उठाए और बाहर निकल आए। क्यू कॉमर्स चाइना में आज से 15 साल पहले था, अब वहाँ पे रोबोटिक और आपके ड्रोन्स के थ्रू जो है ना वो डिलीवरीज वाली काम हो रहे हैं। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे हमें जाना चाहिए आज के दौर में 2025 में? बहुत सारे ब्रांड्स को अभी भी इस टाइम पे भी लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस में फर्क नहीं पता। अभी अगर कोई भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करे सबसे पहले? वो कि वो 4 लोगों से पूछेगा, 4 लोग अपने अपने हिसाब से उसको बताएंगे। देखें, गुरु जो है ना वो एक ही रखो। आइदर फ्रीलांसर्स और ब्रांड नॉर्मली जब भी ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं क्या कॉमनली मिस्टेक करते हैं? मेरा मानना ये है कि हमें टैक्स पे करना चाहिए। हम अपना रोल अगर प्ले नहीं करेंगे, हम कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं करती, हम भी तो कुछ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, नहीं टाइम दिया। आप काम माशाल्लाह से इतना अच्छा कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैंने देखा था आप फ्रीलांसर्स को गाइड कर रहे हैं, लोग हैं ब्रांड से उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि राइट पाथ पे कैसे आना, ई कॉमर्स पे अपने जर्नी को कैसे लेके आना। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से अपनी जर्नी बताएं कि कैसे ऑनलाइन की दुनिया में आए, कैसे अभी आजकल क्या कर रहे हैं और क्या विजन है फ्यूचर में, लोगों को कितने फ्रीलांसर्स को आपका प्लान है कि कितनों को ट्रेन करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं। देखें, जर्नी स्टार्ट हुई ACCA के आर्टिकल से। ACCA के आर्टिकल्स के बाद जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वहाँ पे देखा कि आगे फोरकास्ट किया कि अगले 10 से 15 साल में कौन सी ऐसी मतलब आपकी फील्ड होगी जो कि लोकल मार्केट को ना इन्हेंस करेगी। ठीक है, एक टाइम था, डेजिट बाय डेजिट चलते हैं, कि एक टाइम था लोग डॉक्टर बनते थे, एक टाइम आया फिर आपके पास आ गए इंजीनियर्स आ गए, ठीक है, फिर एक टाइम आया अकाउंट्स का कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अकाउंट्स की फील्ड में गए। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो अकाउंट्स टू ई कॉमर्स जो शिफ्ट हो रहा था ना, वहाँ पे हमने फोरकास्ट किया। हमें कुछ सीनियर्स ने बताया कि यार आने वाले टाइम में आपको ई कॉमर्स के बंदे नहीं मिलेंगे। वो चीज़ समझ आई। फिर चाइनीज़ कंपनी थी, अली बाबा से एफिलिएट थी, ठीक है, चीज़ मॉल, वो यहाँ पाकिस्तान में आई। तो हमने विदाउट सैलरी वहाँ पे काम करना शुरू किया और उनसे सीखा कि किस तरीके से मतलब वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करना। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब लोग फेसबुक पे अपने पेज लाइक करवाना और इस चीज़ को जानते थे, या ऐड अकाउंट बनाने को बहुत बड़ी चीज़ समझते थे। वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते हमने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया अपने डिजिटल ब्रांड्स को, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिफरेंट वेंचर स्टार्ट किए, जिसमें डिप्लॉयर्स की अगर बात करें तो वो यही था कि जो गैप था फ्रीलांसर कम्युनिटी में, इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर थे और ब्रांड्स के अंदर, ब्रांड्स में ये हो रहा था कि ब्रांड्स ने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बना के एक एजेंसी हायर कर ली और उसके थ्रू काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रांड एजेंसी की बात नहीं समझ सकता था और एजेंसी ब्रांड की बात नहीं समझ सकती थी। वहाँ पे हमने अपना रोल प्ले करना शुरू किया और अभी जितने भी आपके रिटेल के और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें डिफरेंट हमारी जो है ना एक सजेशंस कह सकते हैं कि चलती हैं और उनको हम गैप एनालिसिस करके देते हैं कि किस तरीके से हमने अपना बिजनेस ग्रो करना है। सही है। अभी तकरीबन कितने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं या कितने लोगों को लाइनअप कर चुके हैं? सर डिप्लॉयर्स का जो वेंचर स्टार्ट हुआ था ना, वो ऐसे ही हुआ था कि ब्रांड्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, और रिसोर्सेज रेडी। डिप्लॉयर ब्रांड की बात कर रहे हैं अब? डिप्लॉयर ब्रांड की बात कर रहे हैं कि वो स्टार्ट डिप्लॉयर्स हमने डिप्लॉय करने थे अपने स्टूडेंट्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड्स में। ब्रांड्स ओनर बात करते थे कि यार हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बंदा चाहिए। अब वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग उनके लिए ऐसा था कि यहाँ इंटरव्यूज़ लें, ठीक है, HR समझे और फिर उसके बाद वो वहाँ पे लेकर आए और आपको 2, 4, 6 महीने बाद पता चलेगा कि वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बंदा था ही नहीं, ठीक है। तो वो उनके लिए कुछ नाम जो पिछले 10, 12, 15 साल से इस कम्युनिटी में काम कर रहे थे, उन्होंने अलायंस किया और अलायंस करने के बाद हमें मतलब हमने ये सोचा कि जो भी लड़के तैयार करने हैं, जो भी रिसोर्सेज तैयार करने हैं वो हम खुद करेंगे। अब ब्रांड की अवेलेबिलिटी पे होता है कि मतलब ब्रांड किस नीश का है और उसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, तो वहाँ पे हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और बैकएंड पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी बंदे को XYZ ब्रांड में रिप्रेजेंट करना है या उसको वहाँ पे रेफ़र करना है, तो उनको ये भी पता है कि बैकएंड पे कोई एक एक्सपर्ट बंदा है जो इसको बैकअप भी दे रहा होगा और
सेकेंडली अगर कुछ मतलब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे ये जंप इन भी करेगा। तो अभी पहले किसको, पहले ब्रांड से बात करते हैं या बंदों से बात करते हैं, थोड़ा सा समझ देखिए नहीं आया। रिक्वायरमेंट जो है ना वो हाँ। ब्रांड की होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट ब्रांड की होती ठीक है, अभी मैं एक चीज़ इसमें लेके चलता चलूँ कि मैं ना जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं बिजनेसमैन, पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं और वो उस बीच में आप देखें एक प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस आप मार्केट कंपेटिटिव से ऊपर नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन टैक्सेस ओवरऑल मार्केट में हम पे सबसे ज़्यादा है। हमारे पास एक ओवरऑल फेडरल टैक्सेस भी हैं और प्रोविंस टैक्सेस भी हैं। उसके अगेंस्ट फिर ब्रांड ने यहाँ पे वर्किंग भी करनी है और मार्जिन में से अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसको हम वहाँ पे हेल्प करेंगे कि जहाँ पे उसको एटलीस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, वो मिल जाए और वो रिसोर्सेज डिलीवरेबल हों। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल करें, अगर किसी एग्जांपल प्रोडक्ट की बात करें तो फिर शायद बात समझ में आए। देखें बात करते हैं डिप्लॉयर्स की। डिप्लॉयर वेंचर्स बना, हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स को ना फ्री ऑनलाइन सेशंस देना शुरू किए, जिसमें देखें ई कॉमर्स जो है ना 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 अब जो है ना उसकी कैटेगरीज हैं। वेबसाइट है वो एक अलग दुनिया है, वो अलग है। ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये एक अलग दुनिया है, ठीक है। फिर आपकी ब्रांड PR ये अलग दुनिया है। फिर उसके बाद आपके ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक ये अलग दुनिया है। बहुत सारे ब्रांड्स को अभी भी इस टाइम पे भी लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस में फ़र्क नहीं पता, ठीक है। फिर कॉल सेंटर, CRM, फिर आपकी क्रिएटिव, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एंड पे डेटा, ये सारी चीज़ें मतलब वो ही पढ़ा सकता है जिसने मतलब इस जर्नी को पूरा थ्रू आउट खुद कवर किया हुआ हो। हमने क्या किया डिप्लॉयर वेंचर्स में, हैदर ने, उमर ने, हम लोगों ने कब सबसे पहले यही स्टार्ट किया कि ऑनलाइन सेशंस देना शुरू किए। ऑनलाइन सेशंस के बाद फिर हमने डिफरेंट मतलब आपके Tier 1 के जो शहर हैं उसमें कराची में, ठीक है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, यहाँ पे हमने सेमिनार्स कराना शुरू किए जो कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स अपने जो ऑनलाइन स्टोर्स बना रहे थे, इसको अगर कवर करें तो वो अमेज़ॉन वाली साइड, eBay वाली साइड, इंटरनेशनल पेमेंट मर्चेंट्स वगैरह, ये इस तरह की भी उनके इश्यूज आए। हमने वहाँ पे रियल टाइम पे उनको एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखें जैसे इनेबलर्स की एग्जांपल लेते हैं, इनेबलर्स में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, ठीक है, और फेलियर्स भी हैं। तो अगर रेशो उसकी देखी जाए तो वो कन्वर्जन रेट 1 to 2% का ही है, ठीक है। तो हमने लोगों को ये समझाया या बताया कि हर बंदा eBay पे जाके या Amazon पे जाके वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल देता चलूँ कि मैं ACCA के पेपर्स दे रहा था और पेपर दे के बाहर निकले 3 घंटे बाद तो एक बैनर देखा कि अगर आपको 10 तक गिनती आती है तो आप ACCA कर सकते हैं। वो मेरे माइंड में अभी तक है, ठीक है। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है, स्ट्रेटजी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हर एक को ना मतलब स्पेसिफिक गाइडेंस देकर स्टार्ट किया कि एक बंदा है हमारे पास आता है जो कि कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। तो उसको बताया कि भाई आप किस किस तरीके से आप स्मॉल स्टेप्स के साथ कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। इनेबलर में ये एग्जांपल है कि इनेबलर्स में मैंने सर्व किया साकिब भाई को, उनके 8 प्रोजेक्ट्स मैंने चलाए और उनको मतलब एक पूरी जर्नी है उनकी। उसमें मेरे पास टीम थी जो कि रोज सुनते थे कि भाई हम अपना काम कैसे करें, लेकिन वो जॉब ओरिएंटेड लोग थे, ठीक है। जैसे अभी डायरेक्शन की CEO हैं जो, वो कंटेंट क्रिएटर थी और कंटेंट राइटर थी, ठीक है। उनसे मेरी बात होना शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आपको मार्केट का पता है, मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम किस तरीके से करें। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत गाइड करना शुरू किया, कैटेगरीज बताई। मैंने उनको बोला कि लॉन्जरीज का एक जो काम है ना, वो अगर फीमेल अगर कोई स्टार्ट करे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ठीक है। और उन्होंने इसी तरीके से मतलब वेबसाइट बनाई, कंटेंट बनाना शुरू किया, क्रिएटिव्स बनाए। उसकी जाहिर सी बात है हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ इतनी PR तो है कि हमने उनका अकाउंट इंटीग्रेट करवा दिया और एक
और घर से ना उनका सही है। काम स्टार्ट हो गया। उनको बताया कि लाहौर में किस जगह से आपको अच्छा मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है, कराची किस जगह से मिल सकता है। अब तो वो चाइना तक भी जा रहे हैं वो बच्चे सही है। 3 साल के अंदर। ठीक है, काम ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि हम ऑफिस टाइमिंग के बाद बैठ जाते थे और उनकी स्पेसिफिक हेल्प करना शुरू कर दी कि किस तरीके से ऐड अकाउंट बनेगा, कैसे काम करना शुरू करना है, कैसे ऑर्डर आएगा, उसको ऑर्डर कंफर्मेशन कैसे करनी है। ठीक है, क्लाइंट को एक कस्टमाइज एक्सपीरियंस कैसे देना है। ठीक है, और वो आज अपना स्टोर भी चला रहे हैं, अपना ब्रांड भी बना हुआ है और वो इंटरनेशनली भी अब ग्रो करने की सोच रहे हैं। तो वो सारी जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ठीक है, अगर उससे किसी का मतलब एक रोजगार चल रहा है, ठीक है, और उससे अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वो हमारे लिए एक जीत है। और इसी के साथ साथ ऐसे भी लोग थे जिनको जॉब ही करनी है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ब्रांड्स को ग्रो करने में हेल्प भी कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 2-4 करोड़ की सेल पे होते हैं। ठीक है, वो इतनी बड़ी अमाउंट पे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो हमारे थोड़े से टाइम के लिए ना मतलब हमसे सजेशंस ले सकते हैं। और अगर हमारी सजेशन से कोई ब्रांड ग्रो करता है और ग्रो करने के साथ उसने ग्रो जब करना है तो उसने रिसोर्सेज हायर करने हैं। तो हमारी जो मेन जीत है ना वो यही है कि रिसोर्सेज को सही जगह पे अलाइन करना और उनको जहाँ पे मतलब या ब्रांड को या आपके रिसोर्स को कहीं पे भी कोई इशू आए तो उसको वहाँ पे गाइड करना। और इससे सोशल एक्टिविटी भी हो गई ना, ये मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी हो गई, सोशल एक्टिविटी भी हो गई है, लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। सर ऐसा ही है इसका। देखें ये अब फ्री ऑफ कॉस्ट जब लर्निंग विद अर्निंग इमरान शेख का काम था वो हमने काम करना शुरू किया और वो उस टाइम का पोर्टल है जब आपको मतलब एक होता था कि वेबसाइट कैसे बनेगी और एक बहुत बड़ा हवा होता था। ठीक है, वो उस टाइम भी लोगों को 700, 800, 1000 रुपये में कोर्सेज डिफरेंट जो है ना वो करा रहा था। और अभी मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं होगा जितना बड़ा उसका प्लेटफॉर्म है इमरान शेख का, लर्निंग विद अर्निंग के नाम से। और वो अभी भी उनकी जो फीसेस हैं या जो मतलब जो चार्जेस हैं वो 1500, 2000 है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म की तो फी होगी ना। ठीक है, और उसमें से लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, छोटी से छोटी सर्विस ठीक है देना। और फिर उसके बाद वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, डिप्लॉयर्स आया, डिप्लॉयर्स ने फिर फिजिकल सेशंस देना शुरू किए। ठीक है, और लास्ट 2 से 3 सालों में तो अब हमारा जो इवेंट होता है वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, और पूरे साल का एक सबसे बड़ा इवेंट जो है ना वो डिप्लॉयर्स और जिनको सपोर्ट करके जो है ना वो करवा रहे होते हैं। उसमें यही है कि आपकी लाइव जो सेशंस है ना उसमें जो इश्यूज हैं वो कवर होते हैं कि मतलब जिस भी स्टूडेंट को इशू है, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। पैकेजिंग में मसला आ रहा है, डिलीवरी में मसला आ रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में मसला आ रहा है, तो वो उसको फिर ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मैं था फैसलाबाद में, एक फैसलाबाद की बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, उन्होंने कहा कि हमें ई-कॉमर्स सेटअप करना है। तो मैंने कहा मेरा आप सेशन वहाँ पे बुक करवाएं, आप सेशन बुक करवाएंगे तो वहाँ पे लोग आएंगे। तो लोग कैसे मतलब ऑनलाइन जूम पर है या नहीं, फिजिकल सेशन। फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, फिजिकल सेशन है। फैसलाबाद में भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि वर्चुअल, जिनको पता लगेगा कि साजिद, हैदर, उमर और उमेर, अरशद, ये सब लोग अगर आ रहे हैं तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। उनको एक वेन्यू चाहिए, ठीक है, अपने क्वेश्चन आंसर और इस तरह की चीज़ों का। तो हमने उस टेक्सटाइल कंपनी में ही अपना एक सेशन रखा और सेशन के बाद जो है ना उनको गाइड किया कि किस किस को आपको जॉब करनी है। सही, ठीक है, तो वहाँ से मतलब एक हेल्दी कंपटीशन के साथ जो है ना मेरे पास 50 से 60 लोग आए, जिसमें से मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थी। उनके साथ काम करते, उनके साथ इंटरव्यूज़ किए और डिफरेंट चीज़ें की। वहाँ से 6 लोग सिलेक्ट किए जिनको स्टाइपेंड पे रखा। स्टाइपेंड पे रख के उनको 2 से 3 महीने में किसी को वेबसाइट के बारे में बताना शुरू किया कि शॉपिफाई किस तरीके से काम करता है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में गूगल एड्स और आपके मेटा, इंस्टाग्राम आपका कैसे रन हो रहा होता है, एड अकाउंट कैसे बनता है, एक ब्रांड की स्ट्रेटजी कैसे बनती है, वो गाइड करना शुरू की। CRM का एक पोर्टल मतलब बनाया क्या, वो एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद एक वहाँ पे स्पेसिफिक जो है ना आपका बंदे रखे। CRM कौन सा देते हैं, ये भी बदनाम कंपनी का? CRM डिफरेंट पोर्टल्स हैं, मतलब आपकी जो शिटल प्रो है इस टाइम वो बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब उसको ये कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली है
और आपकी जर्नी जो है ना वो बहुत इजी कर देता है। तो ये अगर कंपेयर करें प्राइस कम है इसका, अगर ज़ोहो या ज़ोहो देखते हैं या हॉटस्पॉट देखते बहुत हैं? कम है। हाँ। आप जोहो को डॉलर्स में पे करते हैं, ठीक है, शटल प्रो को आप रुपीस में पे करते हैं, सबसे पहली बात। एक डॉलर एक कितने का पड़ता है? तो एक यूजर बेस्ड है या वो ये कंपनी ब्रांड टू ब्रांड रिक्वायरमेंट है। अब एक जगह पे मैंने अगर शटल प्रो एक्वायर किया है, ठीक है, वहां पे मैंने हो सकता है कि यूजर बेस पे लिया हो, वो ब्रांड के लिए फिजिबल है, और एक जगह पे हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट पे लिया हो, ब्रांड इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक अमाउंट दे सकता है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर देने का मकसद होता है ना, वो ये होता है कि आपकी मैन पावर को कम किया और आपकी एक्टिविटी लेवल को जो है ना वो इनहेंस किया। तो जब एक्टिविटी इनहेंस होगी ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस लेवल और ये सारी चीजें खुद ही बढ़ जाएंगी। तो ये एक यूजर कितने का देते हैं तकरीबन? इसमें डिफरेंट है प्राइसेस ये, क्योंकि हमारे साथ साथ ही सारा बना है। ये लोकल कंपनी इंटरनेशनल? ये लोकल कंपनी है, ये लाहौर बेस्ड है, और मतलब इसकी जो सर्विसेज है ना, जो आपकी कह सकते हैं कि सपोर्ट है, वो बहुत अच्छी है। तो फिर आप उनको पूरा गाइड करते हैं, समझिए सीआरएम इट्स अ डिफरेंट टास्क, उसको पूरा गाइड करना। तो एक देखें, जो भी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि शटल प्रो की तरह जोहो जैसे आपने कहा, इंटेलिकॉन का, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, इसमें देखें हर जो भी कंपनी बैठी हुई है ना, वो अपना सॉफ्टवेयर मतलब एक लेवल पे लेकर बैठी हुई है। यहाँ पे जो काम आता है ना, वो ब्रांड का आता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअल ब्रांड को अपनी रिक्वायरमेंट क्रिएट करना नहीं आती, उसको अपना जो है ना रोड मैप नहीं बनाना आता। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ब्रांड है, ठीक है, अपैरल का, और अपैरल ब्रांड में नंबर ऑफ ऑर्डर्स स्पेसिफिक है, ठीक है, उसने अपने ऑर्डर्स कंफर्मेशन लेनी है और वहां से डिलीवरी करनी है, ठीक है। अब उसको 24 आवर्स में भी चलाना है, उसको अपने रिसोर्सेज भी कम रखने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पे हमें मैन पावर कम करके स्पेसिफिक कोई भी अपना पोर्टल लगा के उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के, फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली एक ब्रांड को हमने सर्विसेज दी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो हम रील्स लगाते हैं उस पे वो स्टोरी जो है हमारी वो विजिबल नहीं होती, तो वो तो इंस्टाग्राम की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। लेकिन उसी पे काम करके अभी रिसेंटली ये काम भी हमारा हो गया कि हमारी विजिबिलिटी जो है ना क्रिएट हो जाती है। जैसे इन्फोबिब यूज़ होता है, ठीक है, इन्फोबिब है वो आपके बैंकिंग सेक्टर का वो एक फॉर्मेट है, वो रिटेल वाली साइड पे नहीं आ सकता, लेकिन एक ब्रांड ने वहाँ पे मिस्टेक की, उन्होंने इन्फोबिब इंटीग्रेट किया और उसको एक महीने में मिलियन अबव की एक इनवॉइस आ गई। अब ये मिलियन अबव की बहुत बड़ी इनवॉइस है, जो कि एक महीने में एक ब्रांड अगर पे करेगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कहाँ पे जाएंगे। उसी ब्रांड को हमने मतलब एक कंपैरिजन बना के दिया था, जिसमें लोकल हमारे सॉफ्टवेयर से और सपोर्टिव भी हैं, और आपको जो आपका रोड मैप या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल भी करते हैं, और विद इन 50 to 60,000। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक ब्रांड में मैंने उसके ऑपरेशंस देखे। ऑपरेशंस में ये था कि उसकी एक स्पेस है, ठीक है, मैंने वेयर हाउस में कभी एसी लगे हुए नहीं देखे, मैंने वहाँ पे देखे, ठीक है, और ओनर को नहीं पता कि क्या चल रहा है। वो एक 750 स्क्वायर फीट की जगह के ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए पे कर रहा था, जिसमें रेंट भी था, सैलरीज भी थी, ऑर्डर्स आना जाना, लिफ्ट और पार्किंग और सारी चीज़ें। जब मैंने पीएनएल उनका देखा ना, सबसे पहले आप जाओगे, आप पीएनएल देखोगे, आपको लीकेजेस वहीं पे पता चल जाएंगी। तो वहाँ पे देखने के बाद मैंने उनको कहा कि यार देखें, एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि डार्क वेयर हाउस आपको पर स्क्वायर फीट पे दे देती है। आपकी 750 स्क्वायर फीट जगह मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह ले देता हूँ, ठीक है, 250 स्क्वायर फीट ज़्यादा भी होगी, और ये वो अमाउंट उस टाइम, आज से 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हमें 45,000 में वो स्पेस मिली। और उसके बाद उसी लॉजिस्टिक कंपनी ने उनकी ERP भी यूज़ की, उनकी ऑर्डर कंफर्मेशन भी यूज़ की, और उनका ही लॉजिस्टिक यूज़ किया। तो पर ऑर्डर पे मैं 50 रुपीज़ देता था, उसकी ERP के भी, ऑर्डर प्रोसेसिंग के भी, और मैं रियल टाइम पे ऑडिट भी कर सकता था। तो वो एकदम इतनी ज़्यादा कॉस्ट गिरी, ठीक है, और सेल ऑटोमेटिकली बूस्ट हुई, जहाँ पे एक
स्पेसिफिक वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वहाँ से जाएगी, लॉजिस्टिक कंपनी लेकर जाएगी और लॉजिस्टिक कंपनी फिर आगे उसको अपनी तरफ PDD करके रिसीव करके और आगे डिस्पैच करेगी। मैंने इन्वेंट्री उनको दे दी, ठीक है। उसमें मेरा एक और पार्ट जो है ना वो भी कम हो गया कि मेरे वेंडर्स की जो पेमेंट होती थी और वेंडर्स की जो इन्वेंट्री रिसीविंग होती थी वहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि रियल टाइम पे मेरी तो चेक कर रहे हैं, रियल टाइम पे जिन्होंने मेरी इन्वेंट्री ले ली, लॉजिस्टिक कंपनी ने अपने डार्क वेयर हाउस में रख ली, तो वो रिटेल प्राइस पे मुझे वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई डिफेक्टिव पीस निकलता है तो वो रिसीव नहीं करेंगे। इससे मेरा QA भी फ्री हो गया, फ्री हो गया आपका, हाँ ठीक है। तो वो उस ब्रांड को मतलब इतनी ज़्यादा वो कॉस्ट कटिंग हुई उसकी कि ऑटोमेटिकली वो विद इन 2 to 3 मंथ्स वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ब्रांड आपकी कंपनीज जो एजेंसीज हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एक केस बताऊं कि जब हमने ये पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन बनाई तो उसमें डिफरेंट केसेस वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। एक केस आया उसमें कि एक खातून थी, उन्होंने फैशन डिज़ाइनर थी, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई थी और वेबसाइट बना के वो अपना जो है ना एक एजेंसी के थ्रू काम कर रहे थे। तो केस ही आया कि एजेंसी से काम ख़त्म करना था, एजेंसी उनको अपने जो एक्सेस हैं वो नहीं दे रहे, तो वो केस हमारे पास आया, ठीक है। वो एजेंसी ओनर भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि जो भी ओनर्स हैं ना, ब्रांड ओनर्स हैं, उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब वो सारा सिनेरियो देखा गया, नहीं किस एरिया में ज़्यादातर होना चाहिए, मतलब सेल्स वाली साइड पे, परचेजेस वाली साइड पर, मार्केटिंग वाली साइड? एक तो मतलब ऑनर के पास इतनी सारी चीज़ें होती है ना सर, ऐसा ही है। लेकिन उनको ना ऐसी बिजनेस की, ई-कॉमर्स की बेसिक नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट आपके लिए बेहतर कौन सी है। मतलब ब्रांड ऐसा भी होगा जो अपनी ईगो पे लेके जाएगा, हम उसे कहेंगे कि आप शॉपिफाई का $299 वाला पैकेज ले लें, ओके नहीं मैंने तो 2029 वाला लेना है, ठीक है, प्लस पैकेज लेना है, ठीक है। प्लस में आपकी चीज़ें एड ऑन्स और बहुत सारी चीज़ें फ्री आ जाती हैं, लेकिन वो जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं बचते, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रांड्स वाली साइड, ब्रांड में अब वो जितनी भी हमने मतलब वो एड अकाउंट देखे और वो सारी चीज़ें देखी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के उसमें ब्रांड साइड की जो ओनर थी उनकी मिस्टेक निकली, ठीक है। और उनको बताया गया कि ऐसे नहीं ऐसे है आपने, और उसने जो 1 से 2 दिनों में वो सारा सोशल मीडिया पे मतलब अपने स्टेटस लगाए और वॉइस मैसेज किए डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उस एजेंसी के लिए ना काम संभालना मुश्किल हो गया था कि विद इन 1 to 2 डेज उसके 6 क्लाइंट चले गए सिर्फ उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो वो जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई और क्लियर करने के बाद बीच में हमने अपना जो रोल प्ले किया वो यही किया कि दोनों साइडों की बात सुनी और उसके बाद इस चीज़ को हमने क्लियर किया कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, और वो सारा केस वहाँ पे हमने रिजॉल्व किया। तो ई-कॉमर्स एसोसिएशन जो बनी वो इसी तरीके से बनी कि अभी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो कि एजेंसीज को, फ्रीलांसर को और ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हो। ब्रांड में रिटेल से रिलेटेड आपकी एसोसिएशंस हैं, बहुत बड़ी एसोसिएशंस हैं, लेकिन वो रिटेल ब्रांड्स की हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएशन स्टार्ट होने के बाद हमें बहुत सारी इसमें मुश्किलात भी आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विद इन अ डे या विद इन अ मंथ बन गई, इसमें सालों साल लगे और बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसमें। और अभी भी जो उस पर वर्किंग हो रही है ना वो इस तरीके से ही है कि इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करवाएं। वो इस तरीके से कि अभी रिसेंटली अक्टूबर में हम लोग पूरी एक कॉन्वॉय लेकर जा रहे हैं सिंगापुर। वहाँ पे टेक इवेंट हो रहा है, ठीक है, टेक इवेंट हो रहा है। तो वहाँ पे हमें इंटरनेशनली जो है ना एक नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट ग्रो कितना कर रही है, ये सारी चीज़ें। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो देखें पाकिस्तान इस टाइम जो उसने 2024-25 को फिक्सल ईयर को ख़त्म किया, उसमें $7.7 बिलियन
कि ये इंडस्ट्री हो चुकी है। इसमें अब डिफरेंट है कि एफएमसीजी कितना है, रिटेल कितना है, ठीक है, फिर उसमें अपैरल की कैटेगरी कितनी है, शूज़ की कितनी है, लेदर गुड्स की कितनी है, आपके कॉस्मेटिक कितना है। तो 17% कॉस्मेटिक है, 31%, 34% आपका अपैरल है। तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना पिछले 2 से 3 सालों में 2 गुना ग्रो कर रही है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में 2026 और से 2030 में ये ऑलमोस्ट 17 से 18 बिलियन डॉलर की एक मार्केट बन जाएगी। हाँ, ये तो ग्रोथ इसमें नहीं रुकेगी ना, ये तो इस तरफ तो लोगों ने जाना ही जाना है, क्योंकि कितना अब फिजिकली शॉपिंग मैंने देखा है यूएस में भी कम हो गई अब तो, बल्कि अमेज़ॉन ने भी लॉन्च कर दिया कि वो लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, जाएँ सामान उठाएं और बाहर निकल आए। ऐसा ही है। अभी फिनटेक वाली साइड में ना हमारी लोकल कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। जैसे रिसेंटली जैज़ कैश और इजी पैसा ने भी आपकी जो है ना वर्चुअल कार्ड वो कर दी हैं। जैसे पहले होता था जैज़ और इजी पैसा, मतलब जैज़ कैश इजी पैसा में आपकी पेमेंट जो है ना वो फिजिकल आपके पास होंगी तो वो ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन इन्होंने वर्चुअल वॉलेट जो है ना वो डाल दिया उसमें। अब आप टैप एंड पे भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आपकी अपनी शॉपिंग भी हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन में अभी रिसेंटली 1 से 2 महीने में ऑलमोस्ट 30% का डिप आया है। वो डिप क्यों आया है? वो आपके 2% जो है ना विद होल्डिंग टैक्स की इंक्रीज की वजह से आया है। लोगों ने शॉपिंग कम कर दी, ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दी है। वैसे ही 2 से 3% तो लोग खरीदते थे। ऐसा ही है। मैंने भी एक पॉडकास्ट की थी रिसेंटली किसी के साथ, हमजा के साथ, तो वो बता रहे थे कि जो ऑनलाइन अभी भी हैं वो 5% के आसपास लोग खरीदते हैं, बाकी 95% पाकिस्तान में लोग का अभी भी ट्रेंड यही है कि वो या तो कैश ऑन डिलीवरी पे लेंगे या फिर फिजिकली जाके लेंगे। ऐसा ही है। अगर इसमें रेशो बताऊं मैं COD की और कैश ऑन डिलीवरी की, इसमें ना पूरे ई-कॉमर्स में या आपकी रिटेल में 2 से 3 किस्म की नीश है। एक है A+ आपकी नीश, ठीक है, जिन्होंने लेना ही ऑनलाइन है, सही है, और प्रीपेड पे लेना है, ठीक है। अगर इसकी रेशो में ओवरऑल देखूँ ना तो 7 to 10% आपका कस्टमर जो है ना वो ऑनलाइन प्रीपेड है, और 90% प्रीपेड से मतलब आपकी कैश ऑन डिलीवरी है ना? नहीं, ऑनलाइन कैश, मतलब ऑनलाइन प्रीपेड कर दिया, पहले पे कर दिया। ये 7 to 10% है। ब्रांड बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स को मैंने ऐसे भी देखा है जिनकी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है वो 1-2% है। सही है, ठीक है। अच्छे, अगर मैं एक कैटेगरी की ब्रांड की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 10-12% पे होंगे। सही है, ठीक है। बाकी सारे ब्रांड 1-2-3-5% पे हैं। तो इसमें अभी जो टैक्स हमारा आया है, जो हमने अभी फिक्सल ईयर 2025 और 26 में हमारी टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है, इसमें हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम लोग अपने जितने भी ब्रांड्स हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं, सबसे पहले हम फाइलर बने। उसको जो मतलब हम जो 2% की बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल नॉन फाइलर का 2% है। सही है, ठीक है। तो उसमें हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और ऑनलाइन पेमेंट्स हमारी इसकी एनहेंसमेंट हो ही तब सकती है जब हम अपने आप को और अपनी सर्विसेज को उस लेवल पे लेकर जाएं। अभी हम अगर चाइना की बात करते हैं, ये यहाँ पिछले 1-2-4-5 सालों में कोविड के बाद से Q-कॉमर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन हुआ। Q-कॉमर्स चाइना में आज से 15 साल पहले था, अब वहाँ पे रोबोटिक और आपके ड्रोन्स के थ्रू जो है ना वो डिलीवरीज वाली काम हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी हमने बहुत ज़्यादा ग्रो करना है इस मार्केट में। लोकल मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, खाली हमें एक दूसरे के साथ बैठ के और मिल के काम करना है। वो इसी तरीके से हो सकता है कि ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स को समझे और उनको उसी के अकॉर्डिंगली डिलीवर करें। ये Q-कॉमर्स का अल्फाज यूज़ किया है, क्या एग्जैक्टली है? देखिए, Q-कॉमर्स में ये था कि पहले पाकिस्तान में ऐसा होता था कि ऑनलाइन ऑर्डर दिया तो वो 3 दिन 4 दिन इस तरीके से आएगा। Q-कॉमर्स में ऐसा है कि वो विदिन 3 आवर्स जो है ना आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो ये तो दही लेने जाना है तो ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर करें। ऐसा ही है। वो ऐसे किया कि इसमें ओमनी चैनल्स जो है ना ऑनलाइन मार्केटिंग ने स्टार्ट किए कि एक ब्रांड है उसकी रिटेल शॉप्स जो है ना वो 60-65 इतनी हैं पूरे पाकिस्तान में, और ऑनलाइन जो है ना उसका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फैसलाबाद में या मुल्तान में है।
तो ऑनलाइन ऑर्डर्स को वहाँ से डिस्पैच करना पूरे पाकिस्तान में आपको मिनिमम से मिनिमम भी 2 दिन, आप एक्सप्रेस डिलीवरी भी करें तो 1 से 2 दिन लग जाएंगे। इसको यूं कह सकते हैं कि अबव 24 आवर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमारे ही लोकल जो टेक जो गुरुज हैं उन्होंने ओमनी चैनल स्टार्ट किया। वो इस तरीके से कि ERP सिस्टम में ऐसी इंटीग्रेशंस की जाएं जिससे आपकी स्टोर की इन्वेंट्री आपकी वेबसाइट पे नज़र आए, वो विजिबल हो। और बैकएंड पे इसमें मैं कहूँगा कि उबैद जिनको रिटेल, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि उन्होंने ना ब्रांड की रिक्वायरमेंट समझी और ब्रांड की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ओमनी चैनल उसका रेडी कर दिया। ब्रांड ने अगर ERP यूज़ कर रहा है डायनेमिक्स तो वो डायनेमिक्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, वो GTEC यूज़ कर रहे हैं तो वो GTEC के साथ इंटीग्रेट कर देंगे अपना पोर्टल जिनको। ठीक है, और इसके बाद उसकी जितनी भी शॉप्स होंगी उसकी इन्वेंट्री भी रियल टाइम पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें बैकएंड पे ये पता चल रहा होता है एज अ ई-कॉमर्स हेड कि हमारे पास ई-कॉमर्स की इन्वेंट्री वेयर हाउस में इतनी है। ठीक है, हमारी ABCD रिटेल शॉप्स में इन्वेंट्री वो इस क्वांटिटी की पड़ी हुई है। तो बैकएंड पे लॉजिक्स भी लग गई, जो कि देखें, जो मैंने स्कोप की पहले बात की थी कि ब्रांड अपना स्कोप देगा तो एजेंसी या आपके टेक गुरुज आपको ना वो डिलीवर कर सकते हैं। तो यहीं पे उबैद को जो रिक्वायरमेंट्स मिली ना बड़े ब्रांड्स की तरफ से, वो ये मिली कि हमारा जो लाहौर का ऑर्डर है वो लाहौर में ही डिलीवर हो जाए, इन्वेंट्री वहाँ पड़ी है वो वहीं डिलीवर हो जाए। तो उससे क्यू कॉमर्स भी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ठीक है, आपकी कॉस्ट भी गिर गई, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी गिर गई और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी स्काई हाई कि आपका जो है ना एक ऑर्डर जो कराची से लाहौर आना था वो 2 दिनों में या 3 दिनों में पहुंचना था। ठीक है, वो विद इन 3 आवर्स आपके पास है या विद इन अ सेम डे आपके पास है। तो उससे ऑनलाइन जो है ना वो ग्रो काफ़ी ज़्यादा किया। ऑनलाइन ऐसे ऑर्डर्स भी हैं जिनको के पास जो कि 1-1 लाख ऑर्डर एक दिन में कर रहा है ब्रांड। ठीक है, और जिनको जो ब्रांड के अकॉर्डिंगली चलता है, जिनको के पास ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि बहुत छोटे लेवल के हैं, तो वो हर एक को डिलीवर कर रहा है और डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है मैक्सिमम। सही। अभी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चल रही है ना ट्रेंडी, या दूसरा सवाल इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे हमें जाना चाहिए आज के दौर में 2025 में, कि ये प्रोडक्ट्स अभी हैं इस पे जा सकते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की अगर लोकल मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मार्केटिंग कैलेंडर भी बनते हैं ना तो वो 2 से 3 किस्म के बनते हैं। जैसे कि एक जो हमारी गवर्नमेंट चलती है वो फिक्सल ईयर पे चलती है, हमारा जो ब्रांड चल रहा होता है वो ज़्यादातर कैलेंडर ईयर पे चल रहा होता है, लेकिन हमारी जो रिटेल चलती है वो इस्लामिक ईयर पे चलती है। अच्छा, ये 3 कैलेंडर्स, 3 किस्म के कैलेंडर्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको मतलब अपना जो है ना देखना पड़ेगा कि जैसे विंटर है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ अपैरल में आपका 2 पीस बिकता है। सही है। ठीक है, लेकिन वो समर में बिकता है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा विंटर की अगर बात करें तो आपका पफर जैकेट्स, ठीक है, और फुल स्लीव शर्ट्स, ट्राउज़र, वार्म ट्राउजर्स जो होते हैं वूल के बने हुए, वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ये सीजनल इम्पैक्ट है। लोकल मार्केट की बात करें, ये लोकल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कैटेगरी में बात करें तो हमारे पास समर का सेशन और सीज़न ज़्यादा होता है तो इसलिए उसका नंबर बहुत बड़ा है, उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। विंटर में वो ही बहुत कम हो जाएगा। जैसे लेडीज़ अपैरल विंटर में इस तरीके से नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए जितने भी अपैरल लेडीज़ अपैरल ओरिएंटेड ब्रांड है ना वो विंटर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो कैश सर्कुलेशन पे चलते हैं कि यार लॉन्च किया, कुछ उसमें से बचा तो वही आगे जो है ना हम मतलब उस पर वो सैलरीज भी पे करेंगे, अपने जो दूसरी चीज़ें आपके एक्सपेंसेस वगैरह वो बियर करेंगे। तो कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये सीजनल अलग अलग होगी। और अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अपैरल ही चल रहा है। अपैरल के बाद दूसरे नंबर पे आपका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिर आपका लेदर गुड्स है। मतलब इसको कैटेगराइज करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर कोई एक ही आइटम नहीं बिकता रहता, चेंजेस होती रहती हैं। मतलब इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि समर का अलग के आइटम्स हैं, विंटर के अलग आइटम्स हैं, इस तरह से प्रोडक्ट आइटम्स में प्रोडक्ट है उनको इस तरह से कैटेगराइज, और फिर इसी तरह से इन्वेंट्री को भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा ही है,
ऐसा ही है, सही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपसे अभी जब मैंने बात की ना कि विंटर और समर में अलग अलग कैटेगरी बिकेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड जब हमारी लॉजिस्टिक ने मतलब बूम किया ना, लॉजिस्टिक ने मतलब अपनी जो एफिशिएंसी दिखाई और आपके ऑर्डर्स वगैरह जो है ना, डिलीवरी रेट जो है ना वो मैक्सिमम की तरफ गया, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत ज़्यादा इन हुआ। और उसमें डिवाइसेस अगर मैं अलग मज़ीद उसको कैटेगराइज करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका जो ये फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप्स हैं, ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। और अपैरल में आपका लेडीज़ अपैरल में 2 पीस है, फिर 1 पीस है। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो मीडियम और लार्ज ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। इसीलिए जो इनके वेरिएंट्स की रेशो बनती है ना, वो भी इसी तरीके से बनती है कि सबसे ज़्यादा बनेगा मीडियम और लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज वो उससे कम होगा, फिर स्मॉल जो है वो भी कम होगा। 2XL है तो वो हमारे पाकिस्तान में 2XL चलता है, लेकिन उसकी रेशो स्मॉल और मीडियम से बहुत कम होती है। अच्छा साजिद भाई, ये बात बताएं, जैसे एक तो एजेंसी है, ई कॉमर्स एजेंसी, वो तो अपनी एक्टिविटी की, डिप्लॉयर भी एक एक्टिविटी करेगी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखें, एजेंसी जो है ना वो आपको पेड सर्विसेज दे रही है। डिप्लॉयर्स में पेड सर्विसेज हैं नो डाउट, लेकिन इसमें डिप्लॉयर स्कूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपके ऑनलाइन सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपकी जो बैकएंड सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है हमारा जिसने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया, तो उसकी बैकएंड सपोर्ट 100% फ्री है, ठीक है। फिर हमारे जो सेमिनार्स हैं, ठीक है, वो भी आपका जो मीटअप होता है, पीसी होटल, आपका निशात होटल और इस तरीके से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा स्टूडेंट जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पे अपने इश्यूज डिफरेंट मार्केट के जो गुरुज हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आप अपनी इश्यूज क्लियर करवा सकते हैं। डिप्लॉयर्स जो है ना वो बेसिकली यही ब्रांड्स को आपकी जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्सेज की। सही। अभी फ्यूचर में लोग, जो आपने इतने सारे फ्रीलांसर देखे हैं, ब्रांड्स देखे हैं, लोग नॉर्मली आइदर फ्रीलांसर्स और ब्रांड नॉर्मली जब भी ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, क्या कॉमनली मिस्टेक करते हैं? इसको 2 चीज़ों में लेके चलते हैं। जैसे आपने फ्रीलांसर की बात की, तो क्योंकि मैंने इनेबलर्स में साकिब भाई के साथ सर्व किए, तो इन फ्रीलांसर्स को मैंने बहुत करीब से देखा। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है ना वो हमारी प्रोफेशनल एथिक्स हैं पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको टैलेंट बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट पे बहुत अच्छा टैलेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर फ्रीलांस की बात करूँ ना, कहाँ आपने एक टाइम होगा सुना होगा 13,000 18,000 आपके अमेज़न ने ना आपके पाकिस्तानियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। अब होते रहते हैं, आई थिंक, ठीक है, वो ब्लॉक होते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वो थी, एक काउंटिंग भी बंदे होते रहते हैं हमारे भाई, ठीक है। तो उसमें जो मेन रीज़न था ना वो यही था कि आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना वो प्रीपेड पे चलती है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ अगर उसने दिया है तो वो आपको कुछ परसेंटेज आपके डॉलर्स में पे कर देगा, ठीक है। और जब आपका एक रिलेशन हेल्दी हो जाएगा तो वो आपको 100% भी पे कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है ना उसमें ज़्यादातर में जो लैक ऑफ कमिटमेंट है ना, अगर वो हम फुलफ़िल करना शुरू कर दें तो फ्रीलांसर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्रांड्स ग्रो करने में क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। मैंने जितने भी अपनी जर्नी में ब्रांड्स को देखा ना, वो ब्रांड कभी भी ग्रो नहीं करता जो अपनी ईगो से आगे किसी को नहीं समझता। अब ये आप इसको किसी भी तरफ लेकर जा सकते हैं। कुछ ब्रांड्स होंगे ओनर्स जो कि जिनको मशवरा दिया जाएगा कि आप ऐसे नहीं, आप ये गलती कर रहे हो, गैप एनालिसिस पूरा एक रिपोर्ट बन जाती है, रेड एनालिसिस बन जाते हैं, ठीक है, कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क कहाँ पे है, ठीक है, आप कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज फेस कर रहे हो। तो वो पूरी एक बनाने के बाद भी मतलब वो जो क्राइटेरिया पूरा बना हुआ होता है ना ऑलरेडी, वो ओनर ने खुद बनाया हुआ है और वो इस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं होता कि भाई ये गलत है, ठीक है। हमसे अगर पूछा जाएगा कि यार ई कॉमर्स में किस तरीके से ग्रो करना है तो हम उसको एक गैप एनालिसिस करके दे देंगे। करना ना करना उसकी अपनी बात है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिंपल फ़ोन पे, ठीक है, मशवरा लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया और बाद में उन्होंने बोला कि आपकी चीज़ ठीक थी,
आपने ठीक बोला था, मतलब ब्रांड ओनर के पास 2 से 3 वेंडर्स जा रहे हैं, ठीक है, उन तीनों वेंडर्स को साजिद जानता है। ब्रांड ओनर ने कॉल की, साजिद मेरे पास ये इशू है, ये वेंडर्स आए हैं, ठीक है, तो उसमें ब्रांड ओनर को हमने बता दिया कि आप ज़्यादा, मतलब आपका जो इशू है वो ABC में से C जो वेंडर है वो ज़्यादा अच्छा जो है ना उसको टैकल कर सकता है और उस पर उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा होता है। फ्यूचर में कितने फ्रीलांसर्स का प्लान है कि इतनों को तो ट्रेन एंड एजुकेट तो कर ही देंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा ना टारगेट सेट किया हुआ होता है? सर देखें, सबसे ज़्यादा तो लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म से जो है ना स्टूडेंट्स तैयार हुए, और इमरान शेख साहब को हम भी अपना उस्ताद मानते हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत से लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हेल्प की, और उन्हीं से हमने सीखा, और आगे जो है ना ये चीज़ें कर रहे हैं कि जो भी आपके पास आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ बताते जाओ। तो देखें, हर बंदा यहाँ पे फ्रीलांसर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे गाइडेंस किससे लेनी है। वो कंफ्यूज है खुद कि वो 4 लोगों से पूछेगा, 4 लोग अपने अपने हिसाब से उसको बताएंगे। उसको चाहिए, देखें, गुरु जो है ना वो एक ही रखो, ठीक है, आपका एक गुरु होगा ना वो आपको A से B से Z की तरफ लेकर जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में आपको फ्रीलांसर कम्युनिटी में एक ग्रोथ नज़र आएगी, क्योंकि डिप्लॉयर वेंचर्स जो है वो मतलब पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूसली इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और इसके बाद अब एसोसिएशन वाली जो चीज़ आ गई है तो उसमें भी एक एनहेंसमेंट आई कि पहली बार अगर टैक्सेस इस तरीके से लगे हैं पाकिस्तान डिजिटल एजेंसी और डिजिटल साइड पे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में भी, कराची में भी, और इसको जो है ना एक अपना जो एहतजाज है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है ना एक रिकॉर्ड करवाया, जिसमें हमने उनको सॉलिड रीजंस दिए, और जिसकी वजह से वो एक दफ़ा इस पे सोचने के लिए रेडी हैं, और हमारे साथ आर्गूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनके, ठीक है, डिबेट चल रही है जिसमें वो हमारे साथ एक मैक्सिमम जो है ना वो हमें रिलीफ देने की तरफ जा रहे हैं अभी। अच्छा, चले अभी वैसे टैक्स की वजह से जो आप बात बता रहे हैं, तो क्या बेसिकली टैक्स की पॉलिसी आई है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है लोगों को? मैंने कहा बड़े तेजाब भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें गलती जो है ना हमारे जितने भी ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं ना उनकी है। क्यों? लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है, वो दिखाते ऐसे हैं, सीधी सी बात है, मुझे जो लगता है, ठीक है, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया है। एक्चुअल में बनाया है नहीं बनाया अल्लाह जानता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को जो है ना ये चीज़ नज़र आई, गवर्नमेंट देखें, हम लोग IMF से जो है ना लोन ले लेकर अपना मुल्क चला रहे हैं, और वहाँ दिखाते हैं लग्जरी में जी रहे हैं हम। हाँ, ठीक हो गया, तो आपको टैक्सेस तो जो है ना वो सही लगे हैं, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट जो है ना हमने अपनी वर्किंग किस तरीके से करनी है, वो यही करनी है कि अपने आप को फाइलर बनाओ। फाइलर बनाने के बाद अपनी जो जितनी भी पेमेंट्स है ना उसको डिजिटली तरीके से मूव करो, तो आपको जो है ना उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सही है, अपने आप को विजिबल नहीं करना, पैसे को विजिबल करना है, पैसे को थ्रू प्रॉपर चैनल। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, मैं कराची में अगर बैठा हुआ हूँ तो कराची में ऐसे बहुत से अभी भी स्टोर्स हैं जो कि कैश पे भी चलते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन भी चलते हैं, और उस पे उनका जो सिस्टम चल रहा होता है वो उसको कच्चे और पक्के की बात करते हैं। कच्चा इतना है, पक्का इतना है। मतलब कच्चा पक्का जो फाइलर और नॉन फाइलर वाली चीज़ है ना, इसको रिटेल की मतलब ज़ुबान में कच्चा और पक्का बोलेंगे कि अगर इनकम दिखानी है तो वो पक्के की तरफ जाएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और जो कच्चा होगा वो कैश पे होगा। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल लोगों को नहीं लगा, सिर्फ नॉन फाइलर के ऊपर ही प्रेशर है, फाइलर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया। फाइलर के ऊपर प्रेशर है लेकिन 1% का प्रेशर है, ऐसा ही है। वो जो आप कह रहे हो ना लग्जरी लाइफ दिखाइए, तो वो तो कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा ना आपको, ऐसा ही है। सही है, तो अगर थोड़ा सा पे कर दें तो मसला, लेकिन हमारे यहाँ ना उस पर भी कोई ना कोई जुगाड़ हम निकाल ही लेते हैं, हमारे पास है मसला, हम सेटिंग कर लेते हैं। सर इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि ऑनलाइन चालान आए पाकिस्तान में कि ऑनलाइन चालान होगा आपका, तो ऑनलाइन चालान इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुई, पहले उसकी 2 नंबर प्लेट आ गई थी,
नहीं समझा क्या मतलब। ऑनलाइन चालान में ना आपकी नंबर प्लेट पे चिप लगी हुई होगी, सही है। उससे आपका नंबर डिटेक्ट होगा और सारी चीज़ें जो है ना सही है। आपका जो ई चालान जिसको कहते हैं, हाँ ठीक है। और नंबर प्लेट्स जो है हमारी, वो फिर हमने दूसरी लगाना शुरू कर दी गाड़ियों पे, उस पे वो डिटेक्ट ही नहीं करता, वो डिटेक्ट नहीं करता तो चालान होगा नहीं, चालान होगा नहीं। तो क्राइम है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने टैक्सेस की, तो टैक्सेस में हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मेरा मानना ये है कि हमें टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। हम अपना रोल अगर प्ले नहीं करेंगे, हम कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं करते, हम भी तो कुछ नहीं करते। हमें अपना टैक्स पे करना है, ठीक है। पहले खुद को ठीक करना है, फिर अगले को ठीक करना है। सही है। फ्यूचर में नेक्स्ट 3 to 5 years में ई कॉमर्स को कहाँ देख रहे हैं, या क्यू कॉमर्स, क्योंकि आप तो एक नई टेक्नोलॉजी मिला, ई कॉमर्स देख रहे हैं या क्यू कॉमर्स देख रहे हैं? देखें, अब ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स से भी गेम आगे निकल गई है, सही है। ठीक है। अब जो है ना ब्रांड्स में ऐसा भी है कि विद इन 45 मिनट्स आपका जो है ना ऑर्डर वो आपके पास होता है, और टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस कर चुकी है। और मैंने अभी पहले भी आपसे बात की कि जो फिक्सल ईयर था 2024 और 2025, इसमें डिजिटल कम्युनिटी ने 7.7 बिलियन पे क्लोज किया, और ये अगले 1 से 5 साल के अंदर अंदर मैं ऑलमोस्ट इसको 100% की ग्रोथ पे देख रहा हूँ, पर ईयर 20% की ग्रोथ पे देख रहा हूँ। पर यार 20% तो कम नहीं है, मेरे ख्याल 100% भी ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर हम नहीं, ओवरऑल नंबर के अगेंस्ट ना 7.7 बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं अगले 2030 तक इसको 18 बिलियन पे जाता हुआ देख रहा हूँ। हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी मैटर रिजॉल्व हो जाए ना, तो लोग ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दें। लोगों मुझे ऐसा लगता है अभी भी ट्रस्ट का इशू है। ट्रस्ट एक दफ़ा बिल्ड हो गया, सिक्योरिटी प्रॉपर है, प्रॉपर रिफंड हो रहा है, प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर तो ये 3-4 गुना एक साथ ही बढ़ जाएगी। सर देखें, अभी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको हम इंटरनेशनली भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें यूके, यूएस, यूएई, इवन इंडिया। तो उसमें आपके ना ऑपरेशनली सारी चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं। अब यूएसए वाली साइड पे और यूएई वाली साइड पे ना आपको कस्टमर क्लेम कर सकता है, आप पे केस हो सकता है, ठीक है। उनकी एक जो मतलब एक अलाइनमेंट है, जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो आपको 100% ऑनलाइन पे कर देगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से यूके अगर आपकी क्वांटिटी जा रही है, कोई भी आपका ऑर्डर जा रहा है, तो वो अगर आपको रिफंड करने के लिए बोलेगा तो आप उसको ना नहीं कर सकते, ठीक है। आपका कस्टम क्लीननेस की बात हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपकी लॉजिस्टिक कंपनीज होंगी, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो उस तरह का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें यहाँ पाकिस्तान में, तो अगर वैसी इम्प्लीमेंटेशन हो तो आपके पास जो कस्टमर की क्यूरीज होंगी ना, वो 100% आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है जो कि ऑनलाइन ही ख़रीदता है, फिर आपके पास वही रह जाएगा। जो ऐसे भी कस्टमर्स हैं, जैसे पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी चीज़ें, आपके टूल्स बने हुए हैं जो कि आपकी कस्टमर हिस्ट्री बना रहे होते हैं। जैसे अगर मैंने जिनको की बात की, तो ये कस्टमर हिस्ट्री ऐसी बना रहे होते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने 10 ब्रांड्स में ऑर्डर दिए हुए हैं और वहाँ पे भी जिनको इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आपके पास अगर वो आके इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, तो वो आप जिनको कस्टमर की एक पूरी जर्नी बताएगा कि इसने 10 ब्रांड में से 10 ऑर्डर दिए हैं, इतने उसने कैंसिल किए हुए हैं, इतने उसने रिटर्न किए हुए हैं, और इसका जो मतलब एक रेशो है ना 100% में से वो 50% है। तो वो ब्रांड्स के ऊपर है कि वो उसको वहाँ पे डिलीवर करे ना करे। हर एक ब्रांड ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि 70% से नीचे वाले को आप कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है, 70% से ऊपर वाले को आप कंफर्मेशन नहीं लेंगे, आप ऑर्डर डिस्पैच कर दोगे, और 50% या 60% या 40% से नीचे वाले को आप ब्लैक लिस्ट कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं। अभी अगर इसकी रेशो देखी जाए तो हर ब्रांड के पास ऐसा डेटा है कि उसको पता है कि ये वाला कस्टमर हमारा ब्लैक लिस्टेड है, ये वाला ग्रे उसमें आ रहा है और ये वाला ग्रीन है। अभी अगर कोई भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करे सबसे पहले? वो देखिए, अभी रिसेंटली ना मुझे एक दोस्त है हमारे, वो
उनके पास एक्सपीरियंस है एडमिन का, और वो उनका एक पूरी जर्नी है 15-20 साल की, और उन्होंने यूएस एक कंपनी के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको जो मशवरा दिया वो ये दिया कि सबसे पहले आप ई कॉमर्स की कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। आप ऑनलाइन कोर्स लोगे, ऑनलाइन कोर्स बेचने वाले की गलती नहीं है, आपकी समझ की गलती होगी। आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। तो आप कैसे कोर्स करोगे? अगर कोर्स कर भी लिया तो उसकी जो सक्सेस रेशो होगी ना 1, 2, 3, 4% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसी की बनिस्बत अगर आप ई कॉमर्स की मतलब जो लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना, आप मीटअप्स पे जाना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि आप एडमायर किसको करते हो, ठीक है। फिर उसके साथ मिलकर आप उससे अपनी कंसल्टेशन बुक करवाओ, आप अपना मतलब एक सेशन 1-on-1 बुक करवाओ, और उनसे बात करके आपको मतलब वो आपको जिस तरीके से अच्छा गाइड कर सकते हैं ना, और कोई भी नहीं कर सकता। और इन्वायरमेंट से भी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, आपके इन्वायरमेंट आ गई, लोग आ गए, पता चलेगा अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है। आपने कोई प्रोडक्ट सोची, आपको पता चलेगा अच्छा वो ऑलरेडी किसी ने या तो उसका फेलियर है या वो पास है। तो जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन करें, सबसे पहले आप कम्युनिटी ज्वाइन करें और डिफरेंट मीटअप्स पे जाएं, और आप अपने जो है ना जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं एडमायर करते हैं जिनको, उनके साथ मिलने की कोशिश करें। मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि शेख इमरान साहब, हमारी 2014-15 में ख्वाहिश होती थी कि हम उनसे मिलें, ठीक है। और एक टाइम आया हमने कराची में एक साथ काम भी किया, ठीक है, और हम उनको आज भी अपना टीचर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे हमें वो चीज़ें सिखाई थी, बताई थी जो हम सोचते थे कि ये कैसे होगा। आज हम ब्रांड्स को डिलीवर कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह। नए आने वाले बच्चे को क्या मैसेज देंगे, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे जो कि ई कॉमर्स पे आना चाह रहे हैं ऑलरेडी जो हैं? तो यहाँ 2 मैसेजेस आपको देने हैं बेसिकली। जो ऑलरेडी हैं ई कॉमर्स पे उनको क्या देंगे, जो आना चाह रहे हैं और कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, और हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? देखें, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मैसेज ये है कि आप जिस भी फील्ड में हो अपने, वो चाहे क्रिएटिव हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, टेक्निकल साइड हो, डेटा वाली साइड हो, क्रिएटिव साइड हो, कोई भी, उसमें आप अपने आप को इतना इन्हेंस करो कि आपसे अच्छा काम करने वाला कोई भी ना हो। हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उनमें इशू ये है, पिछले 2, 4, 5 साल की मैं अगर बात करूँ तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहिए। जल्दी की ग्रोथ ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं ना, उसमें अपने आप को मास्टर बनाओ और उसी में ग्रो करो। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला आगे नहीं जा सकता या कस्टमर सर्विस वाला आगे नहीं जा सकता। जो बंदा जैसा काम कर रहा होगा वो वैसी ग्रोथ करेगा, लेकिन अपने काम में इतना कैपेबल ज़रूर हो कि आप ग्रो कर सको। सेकेंडली, आपने पूछा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हो, तो उसकी एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है। मैंने एज एजुकेशन जो है ना ACCA किया। बताने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था कि हमने करना क्या है, ठीक है। ICOM किया, मैट्रिक किया, ICOM किया, BCOM किया, कैट, ACCA के बाद जब आर्टिकल्स में आए तो आर्टिकल्स में पता चला कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो इस टाइम के जो बच्चे हैं उनको मतलब हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको पता है कि उनका विजन क्लियर है, ठीक है। ज़्यादातर 80% के लड़के ऐसे हैं जो कि मतलब बच्चे ऐसे हैं जो कि इस साइड पे आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने यही बात की कि आप अपनी जो सोशल सर्कल है ना उसमें आ जाओ। सोशल सर्कल में आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस जर्नी में जो है ना शामिल हो जाएंगे और ख़ुद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सीखना शुरू करेंगे। और जो चीज़ में मज़ा आ रहा है ना, जो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, उस में आप अपना जो है ना रोल प्ले करें। साजिद भाई, बहुत मज़ा आया बात करके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नया हमने कुछ सीखने को भी मिला कि ई कॉमर्स से हम क्यू कॉमर्स पे भी आए और डिफरेंट एरिया पे बात करें कि कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कौन से एरिया में बैठना है, कहाँ किन लोगों के साथ बैठना है, किन के साथ काम करना है, जो ऑलरेडी काम करें अपने को कैसे ग्रोथ करते हैं। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने किए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। अगर व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि ये क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हैं उन्होंने करने हैं, तो वो कमेंट में मैंशन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको, मेरा दिल करता है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने बाद या 1 साल के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो जो आज इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो 6 महीने बाद वो नहीं रहेगी। कमेंट आते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलाता हूँ। फ़िलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।